और चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बागेश्वर में सोमवार को लगा जनता दरबार चर्चा का विषय बन गया, जहां पर पूरे जिले से फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। सोमवार को लगी जनता दरबार में पहुंचे एक फरियादी ने बताया कि जब अपनी फरियाद लेकर डीएम साहिबा के पास ये गए थे, तभी डीएम ने अपनी समस्याओं के लिए एफिडेविट पेश करने को कहा। फरियादी ने यह भी कहा कि वो अपने क्षेत्र में बिजली के ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर आए हैं, उन्हें इस समस्या को लेकर एफिडेविट पेश करने को कहा है। हालांकि इस तरह के एफिडेविट पेश करने का कोई आदेश नहीं आया है। आज आया था, 5-6 समस्याएं हमारे वहाँ हो गई थी। जैसे हमारा विद्युत ट्रांसफार्मर 20 दिनों से खराब हो रखा है और कई ऐसी समस्याएं थी जिसको लेकर मैं डीएम महोदया के पास हमेशा की तरह आया। तो मैम ने आज मुझे देखते ही कहा कि भाई आप इसका एफिडेविट पेश करिए। पहले तो हम बड़े मुश्किल से एप्लीकेशन की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद ये एफिडेविट होता क्या है ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये जनता दरबार में एफिडेविट कब से लगने लगा ये नहीं समझ में आ पा रहा है। वहीं बागेश्वर के डीएम अनुराधा पाल ने कहा है कि जनता दरबार में काफी शिकायतें आ रही हैं। इससे कई शिकायतें जांच की जा रही हैं, जिसमें ना तो शिकायतकर्ता का नाम लिखा है और ना ही नंबर। ऐसी शिकायतों में भ्रष्टाचार की बात एक लाइन में केवल लिखी गई है। ऐसे में जांच को लेकर एसडीएम से लेकर पटवारी तक व्यस्त हो जाता है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं और प्रशासन का अधिक समय इन्हीं कामों में खर्च हो जाता है। ऐसी शिकायतों के लिए ही शपथ पत्र मांगा गया है, जिससे सही दिशा में जांच हो पाए। आ रही है लगभग 200-300 के आसपास शिकायतें जो सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ या यहाँ पर ये किया, इसने ये किया है। ना उसका कोई तथ्य है, ना शिकायतकर्ता का नाम है, ना नंबर है। और उसकी जांच में हमारे एसडीएम पटवारी सब उन्हीं जांचों में लगे हैं। जो फोकस काम है, डेवलपिंग के लिए काम है, जनता के लिए जो काम है, उनके ग्रीवेंस रिडक्शन का, वो बाधित होता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो भी अगर शिकायत करता है, जिसकी जेन्युइन शिकायत है, अगर उसका नाम पता जेन्युइन होगा और वो एफिडेविट या वो अपना शपथ पत्र देता है और ये बोलता है कि हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी शिकायत का समाधान बहुत तरीके से हो जाएगा और जांच के लिए अच्छा भी है, क्योंकि प्रशासन उस पर एक कमेटी बना के जांच कर लेगा। उत्तराखंड में कितने बड़े पैमाने पर जंगल से लेकर नदियों पर अतिक्रमण हो रहा है, आपको दिखाएंगे कि जंगलों में रहने वाले गुर्जरों ने भी कई हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन पहले बात नदियों पर अतिक्रमण की कर लेते हैं। देखिए एक रिपोर्ट, कैसे नदियों पर भी अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वन विभाग के अतिक्रमण हटाओ अभियान का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। इसके तहत 23 प्रमुख नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 1 जून से शुरू हुए इस अभियान के तहत 125 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है। देहरादून की आसन और शीतला नदी भी उन नदियों में शामिल हैं जो अतिक्रमण के बोझ से दम तोड़ती जा रही हैं। न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो पर आसन नदी में जाकर पड़ताल की। ये आसन नदी है और आसन नदी के दोनों ओर बड़े पैमाने पर कई मीलों तक इसी तरह से अवैध बस्तियां बस रही हैं, इंक्रोचमेंट हो रहा है, कब्जे हो रहे हैं। ये आप देखेंगे कि आसन नदी के इस एरिया में, इसके नदी तटों पर यहाँ पर किस तरह से ये बड़े पैमाने पर धीरे धीरे अवैध बस्तियां बस गई हैं। और सिर्फ 1-2 नहीं, इस पूरे एरिया में धीरे धीरे इसी तरह से बस्तियों की एक बाढ़ से आ गई है। अब आपको दिखाते हैं शीतला नदी का हाल। ये आसन नदी की सहायक नदी है। इस नदी के किनारे अतिक्रमण के नाम पर एक बड़ी साजिश की बू आती है। चालाकी इतनी कि यहाँ मजार के साथ दिखावे के लिए मंदिर भी बना दिया गया। पिछले 5 महीने से झोपड़ी डालकर यहाँ रह रहे मजरूफ हसन कह रहे हैं कि ये मंदिर बांग्लादेशी हिंदुओं ने बनाया है। ये मंदिर भी बना रखा है, मस्जिद भी बना रखा है, किसने बनाया? मस्जिद नए बंगालों ने बना रखा मंदिर। अच्छा, वो मंदिर और ये मंदिर किसने बना? इन्होंने बनाया, बंगालों ने। बंगाली जी। अच्छा। जो जोड़ पे पड़े हुए हैं। अच्छा। हम मौजूद हैं शीतला नदी और आसन नदी के किनारे। जहां पर मैं खड़ा हूं ये नदी का क्षेत्र है, नदी की जमीन है। आप देखेंगे कि किस तरह से नदियों के किनारे धार्मिक स्थलों के प्रतीक बनाकर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। ये एक कब्र है। जब
धामी सरकार ने तमाम जो मजारे थी उनके खिलाफ जब अभियान छेड़ा तो इस पर रातों रात एक पत्थर भी इस पर लगा दिया गया। आप देखेंगे कि ये कब्र बहुत पुरानी है, ये मजार पुराना है, लेकिन ये नया शिलापट नया लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है स्वर्गीय श्री राम स्वरूप नाथ, जन्म 1962, मृत्यु 2011, शीतला नदी, जसोवाला, देहरादून। ये इसके बाद ये अचानक ये लगा दिया गया। यहीं पर इसी 100 मीटर की डिस्टेंस में जहां यहाँ पर मजार बनाई गई है, कब्र बनाई गई है, वहीं यहाँ पर एक मंदिर भी बना दिया गया है ताकि किसी को इस बात का डाउट न हो कि यहाँ पर कौन रह रहा है। इन धार्मिक स्थलों के नाम पर वहीं पर कब्र है, वहीं पर मजार है, तो वहीं पर ये मंदिर भी बना दिया गया है और इन मंदिरों की आड़ में इस सरकारी लैंड पर धीरे धीरे इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। देहरादून के विकास नगर, सहसपुर, हरबटपुर से लगे इलाकों में नदियों के किनारे इसी तरह की झुग्गी, झोपड़ियों और पक्के निर्माण से पटे पड़े हैं। न कोई वेरिफिकेशन, न इनके बारे में कोई जानकारी। हालात इतने खराब है कि नदी किनारे पुलों के नीचे भी झोपड़ी डालकर मोहल्ला बसा दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। जंगलों में अभी तक धार्मिक अतिक्रमण के मामले सामने आए थे, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है कि जंगल में रह रहे गुर्जर परिवारों ने सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है। जांच कराई गई तो पता चला कि तराई वेस्ट में तो गुर्जर वन भूमि पर खेती तक कर रहे हैं। यही नहीं, इन गुर्जरों ने ये जमीन किराए पर दूसरों को खेती करने के लिए भी दे रखी है। वन मुख्यालय ने अब सभी फॉरेस्ट डिवीजन को पत्र भेजकर ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। तराई वेस्टर्न सर्किल में आम पोखरा, बन्ना खेड़ा और ज्वालापुर रेंज में 3 गुर्जर परिवारों ने 84 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा कर लिया है और साथ ही साथ आम पोखरा रेंज में एक वन गुर्जर परिवार द्वारा 72 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा किया गया है, वहां खेती की जा रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। रखिए कि वहाँ जो वन क्षेत्र है वहाँ पे बाहरी लोगों द्वारा जो है बटाई खेती की जा रही है, बटाई पे वन गुर्जर द्वारा जो है खेती की जा रही है। तो इसकी जांच करने के लिए जो है संबंधित जो वन संरक्षक है उनको निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, गुर्जरों के लिए जो गुर्जर आइडेंटिफाइड हैं उनमें जो कुछ की पुनर्वास किया जा चुका है, कुछ का पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है और परमिट भी बना हुआ उन्हीं को दिया जा रहा है जो लगातार कई वर्षों से जिनके पास परमिटधारी है और इसमें यहाँ पर घुसपैठ हुई है, दूसरे राज्यों से आए हैं, उनको चिन्हित करके निश्चित रूप से उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। अब दूसरे राज्य से आकर उत्तराखंड में जमीन या फिर प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं होगा। इसको लेकर कड़े नियम बनाने का काम चल रहा है ताकि कोई भी देवभूमि में आकर जमीन खरीदकर अवैध धंधे शुरू करने की हिम्मत ना करे। उत्तराखंड में बाहर से आकर जमीन खरीदकर, मकान बनाकर और माहौल खराब करने वाले कम नहीं हैं। उत्तरकाशी से लेकर नैनीताल तक, चंपावत से लेकर हरिद्वार तक एक जैसा हाल है। प्रॉपर्टी खरीदने के आसान नियमों का नुकसान उत्तराखंड को उठाना पड़ रहा है। इसलिए अब उत्तराखंड में जमीन खरीदकर माहौल बिगाड़ने वालों का सपना पूरा नहीं होगा। सीएम धामी के आदेश पर राजस्व विभाग ने काम शुरू कर दिया है। सीएम धामी ने साफ आदेश दिया है कि दूसरे राज्य से आकर उत्तराखंड में जमीन खरीदने वालों की जांच की जाए, सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं। उत्तराखंड में जमीन खरीदने का मकसद क्या है, ये सवाल पूछा जाए और एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग जमीन न खरीद पाएं। जमीन और प्रॉपर्टी खरीद के कड़े नियम बनाए जाएं। उस पे परीक्षण कर रहा है और उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत शीघ्र उसमें जो संशोधन करना है, अधिनियम में संशोधन का प्रारूप बना के मुख्य सचिव के माध्यम से वो लोग प्रस्तुत करेंगे राजस्व विभाग। उत्तरकाशी में आज के हालात लव जिहाद, लैंड जिहाद और पहाड़ों में अवैध होटल्स और रिजॉर्ट्स का कारोबार, इसके अलावा अंकिता भंडारी हत्याकांड। इन हालात और घटनाओं के बाद जमीन खरीदने के लिए कड़े नियमों की मांग उठी, पर बाहर से आकर अवैध बस्ती बसाने वालों पर ब्रेक नहीं लगा। हालांकि ये हालात अब सुधरेंगे, ये भरोसा बार बार सीएम धामी की तरफ से दिलाया जा रहा है। उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब न हो, उसके लिए जो भी शक्ति होगी
और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। मतलब भी साफ है और मकसद भी कि उत्तराखंड आकर घर बसाकर माहौल खराब करने वालों, पहाड़ों की जमीनें खरीदकर अवैध धंधे करने वालों पर अब लगाम लगेगी। इसलिए जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने के नियम कड़े करने पर काम चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। खबर रुड़की से, जहां पर नवीन सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाया गया। करीब 39 दुकानों को तोड़ा गया। वहीं अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि सभी दुकानों को पहले ही नोटिस दे दिया गया था और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आगे भी चलती रही। अतिक्रमण हटाना एक ऐसी व्यवस्था है जो टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं और लोग इसमें जब भी अतिक्रमण करते हैं तो हम उन्हें समय समय पे हम ये ऐसे अभियान चला के हटाते रहते हैं। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के दौरे पर रहे, जहां पर थराली में शहीद भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले में शामिल हुए। सीएम धामी ने शहीद भवानी दत्त जोशी स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों की कुल लगभग 16 करोड़ से ज्यादा की लागत की योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार सैनिकों के सम्मान में हर वक्त साथ खड़ी है। संकल्प लिया है कि हमारा सीमांत क्षेत्र भी विकास की दौड़ में आगे आए और यहाँ भी सभी मूलभूत सुविधाएं हों। और आज ये बड़ा शुभ अवसर है कि देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद भवानी दत्त जोशी जी का जो बलिदान है वो बलिदान हमेशा स्मरण में रहे। इसलिए हमने यहाँ पर यह भी घोषणा की है कि यह मेला भविष्य में राजकीय मेला होगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शाम मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मध्य प्रदेश से उनका पुराना नाता है। धामी ने शिवराज सरकार की जमकर तारीफ भी की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्वालियर में कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे और इसी दौरान उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। विपक्ष का ठीक ऐसे ही है, जैसे कि बरसात आती है तो बरसात के समय में सारे जो जंगल में रहने वाले जितने भी सांप, बिच्छू, नेवला, केकड़ा, मेकड़ा सारे एक हो जाते हैं। उसी प्रकार से विपक्ष का भी है, वो बरसात के भय से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने काम किया है तो उसके कारण से सब उनकी एका दिखाई दे रही है, लेकिन उनके आगे चलने वाला कोई नहीं है। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त हो, लेकिन कांग्रेस में दावेदारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस के कुछ विधायक तो खुलकर लोकसभा चुनाव का टिकट मांगने लगे हैं। बीजेपी ने अपने महाजनसंपर्क अभियान के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को नजदीक देख कांग्रेस के विधायकों की छिपी हुई हसरत भी सामने आने लगी है। हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने तो नैनीताल या उधम सिंह नगर लोकसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। सुमित की इस इच्छा से पार्टी में हलचल है। सुमित हृदयेश अपनी मां इंदिरा की देश की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उनके दावे को कांग्रेस के युवा विधायकों का भी खुलकर समर्थन मिल रहा है। नहीं, देखिए, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अगर पार्टी संकेत देगी, आशीर्वाद देगी, पार्टी टिकट देगी तो क्यों नहीं तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और कोई प्रतिभाओं की कमी नहीं है हमारी इस लोकसभा में। जितने भी जो भी दावेदार करेंगे लोग और जो इस समय कोशिश कर रहे हैं दावेदारी करने के, तो अवश्य ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं कि देखिए, सुमित भाई है और वो मैं भी क्यों कह रहा हूँ, मैं भी लड़ूंगा और ये लोकतंत्र है और कांग्रेस तो हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखती है। और ऐसे भी युवा हमारा प्रदेश है और इस बार अगर आप देखें कि विधानसभा में अधिकतर सारे युवा ही जीत के आए हैं तो सुमित भाई का बनता है। युवा विधायकों के तेवरों से पार्टी के सीनियर नेता सकते में हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने तो युवा विधायकों को काम करने तक की नसीहत दे डाली है। समय हमारे सामने चुनाव जीतना भी एक स्थिति है, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और मुझे अच्छा लगा कि लोग
इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए काम करें, बजाय इच्छा व्यक्त करने के उस एरिया में काम शुरू करें। जाहिर है कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता साल 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की हसरत पाले बैठे हैं, लेकिन इस हसरत के बीच युवा विधायकों की इच्छा आड़े आ सकती है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो गई है। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार में दूसरे राज्यों से पहुंचने वाले यात्रियों के द्वारा सड़कों पर बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी करने की पर अब कार्रवाई की जा रही है। प्रेमनगर चौक के पास सर्विस लेन पर कुछ खड़ी हुई गाड़ियों का चालान करने के बाद महिला पुलिसकर्मी की एक युवक से झड़प हो गई। दिल्ली से हरिद्वार घूमने आया युवक खुद को दिल्ली पुलिस का सिपाही बताकर झगड़ा करने लगा। युवक ने गंगा घाट पर बाहर सर्विस लेन पर की गाड़ी खड़ी की हुई थी, जिस पर हरिद्वार की ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी टो करनी पड़ी। जब वहां पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस तो युवक भड़क गया। हालांकि पुलिस ने उसका नो पार्किंग का चालान काटकर उसे सबक सिखाया। और मैं ट्रैफिक में हूँ और नई दिल्ली में सारा काम थाम रहा हूँ। मैं टो का चालान नहीं करवाऊंगा, मैं खड़ी होने का चालान करवाऊंगा। आप करिए ना चालान, आप टो करने का चालान कैसे कर दोगे जब मैं खड़ा हूँ यहाँ? आप बोलना चाहिए। जसपुर में पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी भारतीय नारी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर भारतीय नारी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी के पिता की भी पुलिस तलाश कर रही है कि वो इस संगठन में काम करती थी और उसमें ये संगठन के जो संचालक हैं इनके पुत्र के द्वारा, जिसका नाम जसवीर है, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। जब इस चीज़ को इन्होंने संचालक को बताया तो उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। इस तरीके से यह मुकदमा ये नारी रक्षा दल के संचालक और उनके सुपुत्र के विरुद्ध था। हमने इनके पुत्र जसवीर के आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अपराध नहीं के बराबर होते थे, लेकिन इस साल पिथौरागढ़ में नजारा एकदम उलट दिखाई दे रहा है। हालात ये हो गए हैं कि साल के पहले 5 महीने में ही यहां हत्या और आत्महत्या के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। आमतौर पर माना जाता है कि पहाड़ की वादियां शांत होती हैं, लेकिन अब लगता है हालात यहाँ भी बदलने लगे हैं। बात अगर पिथौरागढ़ की करें तो यहाँ बीते 5 महीनों में 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। इनमें ज्यादातर हत्याओं को काफी क्रूर तरीके से अंजाम दिया गया है। गंगोली हाट के बुरसुम में हुए चौहरे हत्याकांड ने तो हर किसी को हैरत में डाल दिया है। यहाँ हत्यारों ने एक झटके में 4 महिलाओं की गर्दन उड़ा डाली। पिथौरागढ़ में हत्याओं के इस आंकड़े ने उत्तराखंड के सभी जिलों को पछाड़ डाला है। इस वर्ष जो है कुल 14 हत्याएं जो हैं वो दर्ज की गई हैं, जिसमें सभी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनावरण भी कर लिया है और गिरफ्तारियां भी कर ली गई हैं और कुल 31 आत्महत्याएं इस वर्ष में हुई हैं। हत्याओं के साथ ही बॉर्डर जिले में आत्महत्या का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। इस साल अब तक 31 लोगों ने अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर दी है। हत्या और आत्महत्या की 80% घटनाएं ग्रामीण इलाकों में हुई है। इस साल जिस तेजी से हत्या और आत्महत्या के मामले सामने आए हैं, साइकेट्रिस्ट मान रहे हैं कि अचानक व्यवहार में हो रहे बदलाव पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में हत्या और आत्महत्या के मामले बढ़ सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर इसमें कर सकता है। जो अब्यूज करते हैं, अल्कोहल अब्यूज, बहुत ज्यादा अल्कोहल अब्यूज है, उसमें भी एक स्थिति के बाद ये सब चीज चेंजेस आ सकते हैं। या पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केसेस हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर है। बीते सालों में पहाड़ों में शराब का प्रचलन भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में हत्या और आत्महत्या के बढ़ते मामलों के लिए शराब को अहम कारण माना जा रहा है। साथ ही बिगड़ते आर्थिक हालात और इंसानी रिश्तों में आई कड़वाहट भी इसकी बड़ी वजह है। ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि जिंदगी को मौत में तब्दील करने वाले कारणों के समाधान पर तेजी के साथ काम किया जाए, ताकि इंसानी जिंदगी बच सके। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए महाभारत।